इसमें कहा गया है कि एक 70 सेंटीमीटर की एक रॉड है, ठीक, यानी रॉड की पूरी लेंथ कितनी है, रॉड की पूरी लेंथ है 70 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसका मास कितना है, तो इसका मास मान रहे हैं कैपिटल एम, कितना, 4 kg, सिंपल सी बात है 4 kg। उसके बाद यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों एजेस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो ऐसे नाइफ रख दिए गए, नाइफ के एजेस पे उसको रख दिया गया है। तो ये नाइफ के एजेस है, कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर, मतलब इधर से भी 10 सेंटीमीटर, इधर से भी 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। फिर कह रहे हैं एक इंड से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो चलो मान लेते हैं ये वाला इंड है, इस इंड से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरा वेट रख दिया गया है, तो लेट से उसको हम माने ले रहे हैं एम डैश, कितना है 6 kg, 6 kg है सर, है ना। अच्छा तो इधर 6 kg मान लो। अब बताओ यहां से लेके यहां तक की, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट P और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट O, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो AP है, AP वो कितना है, तो वो है 30 सेंटीमीटर, वो कितना है 30 सेंटीमीटर। अच्छा OP कितना है, तो OP है 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखो ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका मास उसके सेंटर पर काम करेगा, प्रूफ करवाया था ना कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होता है। तो अगर ये टोटल 70 सेंटीमीटर है, तो इसका मास जो होगा, सेंटर ऑफ मास, वो कितना होगा, बीचों बीच होगा 35 सेंटीमीटर पर। तो यानी ए से ओ की दूरी कितनी है 35, तो पी से लेके ओ की दूरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहां से डब्लू की बात करें तो डब्लू बराबर कितना होगा, डब्लू बराबर तो 4g होगा, लेकिन डब्लू डैश बराबर कितना होगा, तो डब्लू डैश बराबर 6g होगा, 6g नीचे काम कर रहा होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, कह रहे हैं कि रिएक्शन ऑन नाइफ एजेस बताओ, ठीक। तो अच्छा ये बताओ, जितना वेट नीचे लग रहा है उतना ही रिएक्शन अगर ऊपर लगे, तो बताओ ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी इनके अंदर कोई लीनियर मतलब मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे समझो कि मान लो जैसे इसको ऐसे हमने रखा, तो यहां पे दो टाइप के इक्विलिब्रियम बन सकते हैं। एक ट्रांसलेशनल, अगर हम जितना मार्कर का वेट है, अगर इतना ही वेट ऊपर ना लगाए तो ये नीचे आने लगेगा। आ रही बात समझ में, भाई जितना वेट इसका ऊपर की तरफ है, अगर हम उतना ना लगाएं तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आने लगेगा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा हो गया है। अगर उससे ज्यादा लगाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जितना रिएक्शन ऊपर लग रहा है वो उसके वेट के बराबर होना चाहिए, किसके, जो भी यहाँ पर जिसको हम बैलेंस किए हुए हैं। अब वो चाहे सिंपल सा रॉड हो, चाहे उसमें हम कुछ मास अटैच कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना इसका वेट नीचे है उतना ही रिएक्शन कितना होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे कौन सी बनेगी, तो दूसरी चीज यहाँ बनेगी इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अगर हम जरा सा इसको इधर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, जरा सा इसको ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होनी चाहिए। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ का टाउ बराबर होना चाहिए, जितना टॉर्क इधर लग रहा है उतना टॉर्क इधर लगना चाहिए, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, मतलब बैलेंस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। आगे बात समझ में। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले निकालेंगे फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेशनल मतलब समझ गए ना, कि ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जितना रिएक्शन ऊपर लग रहा है, रिएक्शन किस में लग रहा है, नाइफ के एजेस में ही तो लग रहा है, यही तो ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा रहा है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, W प्लस W डैश के, यही दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो ये बराबर किसके होना चाहिए था, W प्लस W डैश के। तो W कितने के बराबर है, 4g के बराबर है, और W डैश 6g के बराबर है, तो हम यहां लिखेंगे 4g प्लस 6g इक्वल टू 10g। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 प्लस R2 जो है वो कितना आया, 10g आया। अब किसी तरीके से R1 माइनस R2 निकाल ले, बस बात खत्म। अच्छा बात समझना, जिस समय ये नहीं था, मतलब कौन सा वाला 6 kg वाला,
उस समय बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर था, ओ पॉइंट पर ही था, और ये इसी के अबाउट रोटेट करता। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया है, इधर क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया है। ये बात समझ में आ रही है। तो ट्रांसलेशनल मोशन सिंपल सी बात है। अभी देखो या ये ना तो क्लॉकवाइज घूमना चाहिए और ना ही एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, किसी भी तरीके से ये रोटेट ना करे। तो इसके लिए देखो देखो यहां पर एक R1 ऊपर की तरफ लग रहा है, R1, तो हम ये कह सकते हैं इधर की तरफ रिएक्शन कौन सा लग रहा है, R1 लग रहा है। अच्छा ये R1 इसको किधर किधर घुमा सकता है, उधर घुमा सकता है, R1 इसको उधर घुमा सकता है क्योंकि रिएक्शन ऊपर लग रहा है ना, तो उधर घुमा सकता है। तो R1 से लेके O की दूरी क्या हो जाएगी, R1 से लेके यानी R1O, R1 इंटू लेट से कि ये K1 पॉइंट है, ठीक है, इसको हम माने ले रहे हैं ये K1 पॉइंट है जहां पे अटैच हो रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हमने मान लिया K1 और K2। तो R1 इंटू K1O, R1 इंटू K1O, आई बात समझ में। उसके बाद बताओ तुमने इसको इधर रखा है, मतलब समझना ध्यान से, O पॉइंट के इधर इसको वेट रखा है, तो अगर ये घुमाएगा तो किधर घुमाएगा, इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। बात हमारी समझ रहे हो कि नहीं। अगर हम इसको इधर मानते तो फिर इसको इधर घुमाने की कोशिश करता, ये वाला वेट, और हमने इसको इधर रखा है तो उधर घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। भाई ये वाला हिस्सा ऐसे अगर घूमेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे घूमेगा तो ये वाला वेट, अब खुद ही सोचो अगर ये ना हो और तुमने इधर वेट लटका दिया तो ये फाइनली इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो जितना क्लॉकवाइज टोटल टॉर्क लग रहा है उतना ही टोटल टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज के, तभी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो W डैश इंटू P1O, PO, W डैश इंटू PO, वही टाउ बराबर FR हमने लगाया है, F इंटू R, और उधर की तरफ ऊपर लाने कौन कोशिश करेगा, R2, कौन लाने की कोशिश करेगा, R2, तो R2 इंटू K2O, क्योंकि O से दूरी क्या है, K2O, आगे बात समझ में। अच्छा बताओ K1O कितना है, K1O, तो बताओ K1O जो है वो 20 है, 25, क्योंकि ये टोटल कितना था, AO 35 था और ये 10 सेंटीमीटर पे थे, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई, 25, तो ये हो गया 25 इक्वल टू W डैश कितना है, 6G के बराबर है, तो 6G प्लस का R2O, तो R2 K2O ये भी कितना होगा 25, K2 क्या, हाँ सॉरी, P इंटू O 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा R2 इंटू 25 सेंटीमीटर। बताओ 5 से डिवाइड कर दे सबको, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5R1, और इसको इधर लेके आओ 5R2 इक्वल टू 6G, तो फिर से 5 से डिवाइड कर दो तो R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा, 1.2G, मतलब फिर से हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, R1 माइनस R2 इक्वल टू 1.2G। तो ये है R1 प्लस R2 ये वाला, और ये है R1 माइनस R2। बताओ जैसे ही दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, जैसे ही 1 में से 2 ऐड करोगे तो यहां से क्या होगा, R2 और R2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2R1 इक्वल टू 10 प्लस दिस 11.2G, तो बताओ R1 बराबर कितना आ जाएगा, 5.6G। अब G की वैल्यू रख लो, 9.8 आ जाएगा। उसके बाद दोनों को माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दें, तो अगर 1 यहीं पे लिखे दे रहे हैं, अगर 1 माइनस 2 कर दोगे तो बताओ इससे ये कट जाएगा R1 से R1, तो कितना आ जाएगा 2R2, तो यहां से 2R2 इक्वल्स कितना आ जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो 8.8, भाई 10 में से 1.2 माइनस करोगे तो 8.8G, तो यहां से R2 बराबर क्या आ जाएगा, 4.4G। तो कुल मिला के यहां पर G की वैल्यू रख देंगे, यहां पर G की वैल्यू रख देंगे और आ जाएगा आंसर। अगर वैल्यू 10 रख लोगे तो बहुत ही बढ़िया है, ये हो जाएगा 56 न्यूटन और ये आ जाएगा 44 न्यूटन।
ठीक है, ऐसे मान लो 55 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 54 समथिंग। हाँ क्या कह रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, देखो पहले रख दोगे तो फिर ऐसे देखो सॉल्व करना आसान है। ये तो अच्छी बात हुई कि यहाँ पे R1 प्लस R2 आया, यहाँ पे R1 माइनस R2 आया। सोचो अगर कुछ ऐसे नंबर्स आते जो कैंसिल ही ना होते और 3R1 2R1 करके ऐसे आता तो फिर तो हमें ये नंबर दिक्कत कर जाता। भाई जी की वैल्यू है तो ये होल नंबर में ही 10G 4G 6G जो भी है, अगर 9.8 का मल्टीप्लाई करते तो तुम्हें पॉइंट्स में नंबर मिलते। और फिर जब तुम इनको सॉल्व करते, भाई इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराया, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराया, ऐसे करके सॉल्व करते ना, तो बताओ नंबर्स का हेर फेर होता तो ज्यादा टफ हो जाता। तो कुल मिला के जी की वैल्यू तब तक ना रखो जब तक हम फाइनल स्टेज तक पहुंच ना जाए। और जहां फाइनल स्टेज में पहुंच गए, R1 की वैल्यू निकल आई, अब वहां की जी की वैल्यू रख दो, काम खत्म। हाँ तो समझ में आया क्वेश्चन? क्या किया गया? पहले किया गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जितना मोशन नीचे, जितना फोर्स नीचे की तरफ उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ, तो वो ऐसा मोशन नहीं होगा उसमें। ठीक। और दूसरा कौन सा था? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जितना क्लॉकवाइज रोटेशन लग रहा है, रोटेशन हो रहा है या टॉर्क लग रहा है, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज लगना चाहिए। तो ये हुआ ट्रांसलेशनल के लिए, और ये हुआ फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो जितना ये क्लॉकवाइज उतना ही ये टोटल एंटी क्लॉकवाइज। बस दोनों को बराबर कर दिया और R1 प्लस R2 निकल आया, R1 माइनस R2 निकल आया, दोनों को सॉल्व कर लिया, R1 R2 निकल आया। ठीक, नोट कर लो।